हाय दोस्तों, मैं सतीश सोलियो कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणों को। आज हमारी टॉपिक है धातु सक्रियता श्रेणी। आखिर क्या होती है धातु सक्रियता श्रेणी और यह हमारे लिए किस लिए उपयोगी है, तो आइए इसे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखते हैं सक्रियता श्रेणी का मतलब क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम समान परिस्थिति में दो तत्व लेते हैं, मान लीजिए सपोज हमने ए और बी को लिया है, ठीक है ना, ए और बी को लिया है। अगर समान परिस्थिति में ए और बी को लेने पर ए किसी पदार्थ से जाकर क्रिया जल्दी कर लेता है और बी वही क्रिया धीरे धीरे करता है, तो हम कहते हैं कि बी की तुलना में ए क्या है, सक्रिय है। ध्यान से समझिएगा, ए और बी दो पदार्थ हैं। अगर किसी तीसरे पदार्थ मान लीजिए सी से अगर समान परिस्थिति में ए जल्दी क्रिया करता है और बी सी से जब क्रिया करता है तो उसमें ज़्यादा समय लेता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए हमारा सक्रिय पदार्थ है और ये क्या है, कम सक्रिय पदार्थ है। सक्रिय तो है, क्रिया कर रहा है, लेकिन तो क्या है, कम सक्रिय पदार्थ है, क्योंकि धीरे धीरे क्रिया कर रहा है। तो इसी चीज को जानने के लिए कि कौन से पदार्थ सक्रिय होते हैं, कौन से कम सक्रिय होते हैं, इनको जानने के लिए एक श्रेणी बनाई गई है, जिसको हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। होता क्या है, धातुओं की सक्रियता के आधार पर जब उन्हें हम रखते हैं तो एक श्रेणी बन जाती है। उसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, धातु सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। धातुओं को उनकी सक्रियता या मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते या बढ़ते, ठीक है ना, के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं, हम धातु सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, धातु सक्रियता श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी का मतलब इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ECS, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना, इलेक्ट्रो है ये, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ECS लिखा जाता है। तो जहां भी मैं बात करूं ECS कहकर, तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है ना। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। आपने पहले चैप्टर में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी, उस समय भी मैंने कहा था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अब ध्यान देते हैं इसमें, इस श्रेणी में। तो देखिएगा, जब हम AU का मतलब होता है सोना, जब हम इससे ऊपर की ओर का मतलब इधर जाएंगे, फिर नीचे से इधर की ओर आएंगे, तो धातुओं की सक्रियता क्या होती है, बढ़ती है। सक्रियता का मतलब कि जो क्रियाशीलता होती है दूसरे पदार्थ से जुड़ने की क्रिया, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम इसको सक्रियता श्रेणी भी कह सकते हैं और विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं। और इसमें जिसको आधार बनाया गया है, मतलब किस तत्व को आधार बनाया गया है, तो हाइड्रोजन को। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में एक हाइड्रोजन ही ऐसा तत्व है जो धातु नहीं है, बाकी सभी तत्व क्या हैं, धातु हैं। तो हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव प्लस माइनस 0.00 EV रखा जाता है, ठीक है, 0.00 EV रखा जाता है, वो स्वेच्छा से माना गया है। तो अब हम इस श्रेणी की कुछ खासियतें को जान लेते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है।
तो ध्यान दीजिएगा, पहली तो बात आ जाती है धातुओं की सक्रियता ज्ञात करने में। धातु की सक्रियता या क्रियाशीलता, बात वही होती है, क्रियाशीलता। अब ये क्या होती है तो जान लीजिएगा। इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, मैंने बताया था कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो सक्रियता का जो क्रम होता है वो घटता है। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि लिथियम सबसे अधिक क्रियाशील है और इसके नीचे जाने पर क्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हम ये जान सकते हैं कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सी कम है। जैसे मान लीजिए प्रश्न में आपको दे दिया कि ये बताइए कि Mg अधिक क्रियाशील है कि Al अधिक क्रियाशील है, तो आप बताएंगे कि जिसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में पहले होगा वो अधिक क्रियाशील होगी और जिसका बाद में होगा वो क्या होगी, कम क्रियाशील। तो इसमें भाई किसका स्थान पहले आएगा, मैग्नीशियम देखिए यहाँ पर है और एल्यूमिनियम यहाँ पर है, तो जो पहले आता है वो अधिक क्रियाशील होता है। तो ये हो गया अधिक क्रियाशील और एल्यूमिनियम क्या हो गया आपका, कम क्रियाशील। चलिए एक क्वेश्चन आप भी बताइएगा, Zn और Au में कौन अधिक क्रियाशील होगा भाई। जो होगा आप देख लीजिएगा, मैंने आपको नकल मारने के लिए सारी चीजें दी हुई हैं, तो आप देखकर कर लीजिएगा ना। अब देखते हैं हम आगे के गुण। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी धातुएं हाइड्रोजन से पहले हैं, मतलब यहां तक लिथियम से लेकर Pb तक की बात हो रही है, ये तनु अम्लों से क्रिया कर कर कौन सी गैस विस्थापित करती हैं, हाइड्रोजन गैस। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं किसे, मान लीजिए आपने ले लिया कैल्शियम को, Ca को, इसकी क्रिया किसके साथ करा दी, H2SO4 के साथ। मैंने आपको बताया था कि अम्ल कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए। तो जब तनु अम्लों की क्रिया इधर वाली धातुओं से कराई जाती है तो ये क्या विस्थापित कर देती है, हाइड्रोजन, और इस क्रिया में बनता क्या है, लवण। तो लवण बन जाएगा आपका CaSO4 और प्लस बन जाता है हाइड्रोजन गैस। उधर स्थान न होने की वजह से मैंने इधर लिख दिया है, ये दरअसल इधर लिखा जाता है। आई बात समझ में। कैल्शियम की क्रिया जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो बनता है कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। आप किसी और धातु को भी लेकर देख सकते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम को, सोडियम की क्रिया करा दी HCl से, तो HCl से कराने के बाद हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस बनेगी और लवण बनेगा। अब लवण कौन सा बनेगा, तो सोडियम जाकर क्लोरीन से जुड़ता है और बनता है इसमें NaCl। संतुलित करने के लिए उधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ 2 कर देते हैं। सोडियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन देखिए क्लोरीन यहाँ 2 हो चुकी है, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ 2 कर देते हैं। अब सोडियम 2 हो गया तो यहाँ 2, ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इसके बगल में तीर बना देते हैं, ये किसको इंगित करता है कि हाइड्रोजन गैस है। आई बात समझ में। अब अगला देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखते हैं इस विद्युत रासायनिक श्रेणी का अगला गुण कि इससे और क्या चीजें होती हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने कहा था कि जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में किसका टुकड़ा डाल दे, Fe का या Zn का, तो टुकड़े के ऊपर लाल रंग की परत जम जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि Cu को Fe क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। विस्थापित क्यों करता है, क्योंकि Fe क्या है, Cu से अधिक क्रियाशील है। क्यों क्रियाशील अधिक है, तो देखिए इस श्रेणी में Fe यहाँ पर है और Cu जो है वो कहाँ है, यहाँ पर है, मतलब इससे बहुत नीचे है। तो Fe उसको क्या करेगा, विस्थापित कर देगा उसके विलयन से, तो बन जाता है यहाँ पर FeSO4 प्लस आपका Cu। अब देखिए इसमें से Cu क्या हो गया, अलग हो गया, तो इसी को हम कहते हैं विस्थापित हो गया। और ये कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, या इसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब अगला रासायनिक गुण देख लेते हैं। अब देखिएगा, अब यहां पर बात आती है अभिक्रियाओं, अभिक्रिया संभव है कि नहीं, अभिक्रिया संभव है कि
नहीं, ठीक है ना। अब इसको कैसे जानते हैं, तो ये भी जान लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं दो अभिक्रियाएं यहाँ पर लिखता हूं, आप बता देंगे खुद ब खुद कि कौन सी अभिक्रिया संभव है और कौन सी नहीं संभव है। देखते हैं, देखिए Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। अब एक और देख लीजिएगा, Cu प्लस ZnSO4 गिवेन बन जाता है आपका CuSO4 प्लस Zn। अब दोनों अभिक्रियाओं को ध्यान से देखिए आप। पहले में क्या हो रहा है, Zn जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करती है। Zn किसको विस्थापित कर रही है, कॉपर को। दूसरे वाले में क्या दे रहा है, कॉपर जो है वो ZnSO4 से किसको विस्थापित कर रहा है, Zn को। अब ये देखना है कि कौन सा संभव है कौन सा असंभव है समीकरण। अब देखिएगा, Zn किसी पदार्थ को तभी हटा सकता है जब उससे अधिक क्रियाशील होगा, तो यहाँ हटा किसको रहा है, कॉपर को। तो देखिए क्या कॉपर से पहले Zn आता है, देखिए कॉपर आपका कहाँ है, यहाँ पर, और Zn कहाँ पर है आपका, यहाँ पर। इसका मतलब कि Zn उस कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है, तो इसको विस्थापित कर देगा। ये तो हमारी हो गई संभव अभिक्रिया। अब इसमें क्या दिखा रहा था कि कॉपर हटा रहा है Zn को, तो भाई हम तो देख रहे हैं कि Zn तो पहले आता है, वो अधिक क्रियाशील है, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली अभिक्रिया हमारी संभव है और दूसरी अभिक्रिया क्या है, हमारी असंभव है। एक मैं आपको दे देता हूं और आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कौन सी संभव है या नहीं है। तो आपकी अभिक्रिया है यहाँ पर Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu, और दूसरी अभिक्रिया है आपकी Zn प्लस CuSO4, और ये हो गई आपकी ZnSO4 प्लस Cu। अब भाई कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता दीजिएगा हमको कि इनमें से कौन सी अभिक्रियाएं संभव है कौन सी नहीं है, दोनों असंभव है कि दोनों संभव है, ये आप लिखकर बता दीजिएगा। अब देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी का अगला गुण, वो क्या है, इसमें से कौन सी धातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। मतलब H2 का विस्थापन किसके द्वारा हो, किसी धातु द्वारा हो, और किससे हो, जल के द्वारा हो, ठीक है ना। H2 का विस्थापन किसके द्वारा हो, धातु के द्वारा हो। तो आइए देखते हैं, मैंने आपको बताया था उस समय चैप्टर 1 पढ़ाते समय कि लिथियम से लेकर Fe तक की धातुएं जल से क्रिया करती हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। इसमें भी मैंने आपको बताया था कहाँ तक, सोडियम से ऊपर तक की धातुएं ठंडे जल से क्रिया करती हैं, और Mg से लेकर Fe तक की किस जल से भाई, गर्म जल से या भाप से, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये धातुएं ना तो गर्म जल से क्रिया करेंगी ना भाप से, और ना ही यहाँ की धातुएं ठंडे जल से। आई बात समझ में। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा। जब सोडियम धातु की क्रिया जल के साथ कराई जाती है तो इसमें से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाती है और प्लस बन जाता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। आई बात समझ में। मतलब जो धातुएं मैग्नीशियम से ऊपर हैं वो ठंडे जल से क्रिया करती हैं, और जो नीचे की हैं वो किससे करती है, गर्म जल से। अब बात आती है CD से लेकर यहाँ तक Au तक की, तो ये धातुएं जल से क्रिया नहीं करती हैं और न ही हाइड्रोजन का विस्थापन करती हैं। तो ये हो गए हमारे वैद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण, जिसे हम ECS कहते हैं। अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।